हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सिविक्स की एनसीईआरटी सीरीज जब चला रहे हैं 6 क्लास की, जिसमें हम चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन। यूनिट 3 जो थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय शासन है, उसके बारे में उसमें 3 चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। पहला था हमारा पंचायती राज, दूसरा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है और तीसरा हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रामीण प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन लोग उसमें भागीदारी करते हैं, किन किन अधिकारियों का पदाधिकारी जो है वो उसमें प्रतिभाग करते हैं, देखते हैं किस तरह चलता है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज। अगर हम भारत की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा गांव भारत में है। मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया, टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क। एक छोटा टास्क ही नहीं है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, इसके बारे में तो हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि रोड कनेक्शन कैसे सेटअप होगा, पंचायत के माध्यम से पानी कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाई जाएगी, वो सब पंचायत के काम थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो अगर उसमें झगड़े कुछ हैं लैंड रिकॉर्ड्स में के मामले में, टू नीड टू बी डील विद, उनके साथ भी डील करनी पड़ती है, उनको सुलझाना पड़ता है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। एक बड़ी मशीनरी, सरकार का एक बड़ा तंत्र इस प्रकार की सिचुएशन से डील करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। हम 2 जो रूरल ऑफिसर्स हैं, 2 जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से जो ग्रामीण प्रशासन है उसको चलाने में मदद करते हैं, उसको सुचारू रूप देने में मदद करते हैं। अब हम बात कर देते हैं एक झगड़े के बारे में। गांव में एक झगड़ा हुआ, वो किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ। 2 पड़ोसी थे, खेत के पड़ोसी, जिनमें एक का नाम है मोहन और एक का नाम है, जिसके साथ झगड़ा होता है, रघु। मोहन के पास कुछ जमीन है, उसकी जमीन के बीच में बंद आया हुआ है। तो रघु क्या करता है कि रघु मोहन की जमीन उसकी गैर हाजिरी में, जब मोहन वहां पे नहीं होता, उसकी जमीन का जो बंद है, जिसको एक बाउंड्री कह सकते हैं, 2 जमीनों के बीच में, 2 जमीन के जो मालिक है, 2 जमीन के जो किसान हैं, उनके बीच का जो सेपरेशन है, डिवाइड है, वो बाउंड्री जो है उसको बोलते हैं बंद। जो बंद बीच में से गया हुआ था, रघु ने क्या किया, वो मोहन की तरफ और ज्यादा खिसका दिया, जिसकी वजह से जो मोहन की जो जमीन थी वो कम हो गई और रघु की जमीन थोड़ी ज्यादा हो गई। इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। तो झगड़े को लेकर जब मोहन ने देखा कि उसकी जमीन को कम कर दी गई है रघु के द्वारा, वो क्या करता है, रघु के घर जाता है और रघु के घर जाके उसे बताता है कि ऐसा ऐसा आपने किया है और उससे आर्गुमेंट करता है। बट आपको जानकर ये मतलब एक आश्चर्य वाली बात ये है कि रघु के जो चाचा है वो सरपंच हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनका रहा, तो इस वजह से रघु ने वो स्टेप लिया। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जब मोहन उनसे आर्गुमेंट करता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और फाइटिंग की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। और इस दौरान क्या होता है कि मोहन चूंकि गरीब है, मोहन एक छोटा किसान है, रघु की तरह उसके पास कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो वो क्या करता है, रघु मोहन को पीट देता है और उसको चोटिल कर देता है। इस चीज को देखते हुए जो बाकी के ग्रामीण है वो भी इस चीज को देख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड वगैरह देते हैं मोहन को, और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि आपको एक रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थाने में, जो रघु ने किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और आपका जो एक झगड़ा है रिगार्डिंग बंद, अगर रघु ने किया है ऐसा तो उसको सजा मिलेगी, रघु ने किया है तो आपके जो बंद का जो सेटलमेंट है, आपका जो बॉर्डर का जो सेटलमेंट है वो भी हो जाएगा। वो भी देखते हैं किस तरह से वो करते हैं बाद में। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड मोहन वुड गो टू पुलिस स्टेशन। और एक बड़ी चर्चा के बाद मोहन ने फैसला किया क्या, कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, कुछ पड़ोसी के साथ जो उसके विटनेस है, जिन्होंने उस इंसिडेंट को, उस घटनाक्रम को होते हुए देखा था। तो सबसे पहले अधिकारी के बारे में जो जिक्र होता है, वो पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जो एरिया का पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाते हैं, और किससे डीलिंग होती है वो भी देखेंगे। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑन द वे पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, एक पड़ोसी उससे पूछता है कि क्यों ना हम कुछ पैसे खर्च करके बड़े पुलिस स्टेशन में चले जाएं। 2-3 तरह के पुलिस स्टेशन होते हैं। एक चौकी होती है, एक पुलिस स्टेशन होता है आपका नजदीकी थाना, एक जिला का थाना जहाँ पे एसएसपी साहब बैठते हैं, नजदीकी थाना जहाँ एसएचओ बैठते हैं। तो
वो क्या कहते हैं कि क्यों ना हम बड़े थाने में चले जाएं, जिला स्तर के थाने में चले जाएं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे एरिया का जो थाना है यही है, एफआईआर हमारी इसी थाने में दर्ज होगी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसों का केवल सवाल नहीं है, बट लीगली बाउंडेशन क्या है कि हमें पहले जो एफआईआर है उसी पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी पड़ेगी, उसी थाने में दर्ज करानी पड़ेगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर एक थाने के पास एक सर्टेन एरिया होता है, एक सर्टेन क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जो उसके कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस। जितने भी लोग हैं उस रीजन के वहां पे केस रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, जैसे कि चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर। पूरी जिम्मेदारी किसकी बनती है? वहां के पुलिस प्रशासन की, उस थाने के पुलिस प्रशासन की, कि वो क्या करे, इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे उसकी अच्छी तरीके से, एंड टू टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। और जो उसके क्षेत्राधिकार में जो केस आते हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई करे। उसके बाद क्या होता है? पुलिस स्टेशन का एक कार्य देखते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो एसएचओ साहब से मिलते हैं, वहां के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, और बताते हैं उन्हें कि क्या क्या हुआ, इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, पूरा घटनाक्रम उनको बताते हैं। He also said that he wanted to give the complaint in writing. और मोहन क्या कहता है कि वो एक रिटर्न कंप्लेंट देना चाहता है। बट क्या होता है? एसएचओ rudely brushed him aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. और एसएचओ क्या कह के उसे टाल देता है, एकदम ब्रूटली उसको झाड़ता है कि मैं इतनी छोटी जो शिकायतें हैं वो मैं नहीं सुनता या नहीं लिखता। एंड और क्या करता है? एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम। और उनको इन्वेस्टिगेटिंग मतलब अकॉर्डिंग टू एसएचओ मोहन के साथ जो हुआ था, मोहन ने जो इंसिडेंट बताया वो एक छोटा इंसिडेंट था, तो वो उसे उस रिपोर्ट को दर्ज करने से मना कर देता है शुरुआत में, और कहता है कि मैं इतनी छोटी जो रिपोर्ट है, इतनी माइनर जो कंप्लेंट्स हैं उनको ना तो लिखूंगा ना उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन उसको अपने घाव भी दिखाता है, मगर फिर भी एसएचओ उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। मोहन पजल्ड हो जाता है कि अब क्या करें, and did not know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. वो उसको पता ही नहीं था कि क्यों उसकी कंप्लेंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जा रही, रिटर्न में क्यों नहीं लिखी जा रही। He went and called his neighbor into the office. और वो जाता है और अपने जो पड़ोसी जिनको साथ लेके हुए वो आया हुआ होता है थाने में, उन्हीं को अंदर लेके जाता है। और वो जो पड़ोसी हैं वो उसकी तरफ से, या उस जिन्होंने इंसिडेंट को देखा हुआ होता है, वो एक इनिशियल एविडेंस के तौर पे, प्राइमा फेसी जो विटनेस है उसके तौर पे उन्हें बताते हैं थानेदार साहब को, एसएचओ साहब को, कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और जो मोहन जी की जो ग्रीवियंस है वो सच्चाई है उसमें, और आप एक रिपोर्ट दर्ज कीजिए। तो अब क्या होता है कि एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उसको एसएचओ साहब को वो रिक्वेस्ट करते हैं। दे इंस्टिट्यूट दैट केस बी रजिस्टर्ड फाइनली। और आखिरकार ऑफिसर जो है वो, अधिकारी जो है वो एग्रीड हो जाते हैं। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन को लिखवाइए। ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। और वो उनको आश्वासन देते हैं कि कल एक कांस्टेबल के माध्यम से वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गांव में एक कांस्टेबल भेजा जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, एक हल्की सी एक भूमिका जो देखते हैं हम, कि जो मोहन है वो एक फार्मर है, स्मॉल फार्मर है। उसकी जो लैंड थी, समझ लो ये जो लैंड है ये समझ लो मोहन की है और ये रघु की है। तो रघु क्या करता है कि अपनी लैंड को बढ़ाने के लिए इस बाउंड्री को वो थोड़ा सा खिसका देता है मोहन की तरफ। जनरली गांव के लोग मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे होंगे, गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो जब इससे एरिया जो था रघु का वो बढ़ गया और मोहन का एरिया घट गया, इसका एरिया तो कम हो गया और इसका एरिया बढ़ेगा। जब मोहन रघु के पास जाता है कहने कि आपने ऐसा ऐसा किया है, तो रघु क्या करता है, इसकी पिटाई लगा देता है अपने गुंडों से, कह लो अपने जो साथ के लोग थे, क्योंकि इन्फ्लुएंस इनका था कि रघु के चाचा है वो सरपंच भी है गांव के, इन्फ्लुएंस उनका अच्छा है। फिर मोहन जाता है थाने में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जो बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी उस एरिया के पुलिस स्टेशन के, वो थे एसएचओ ऑफिसर है। वो उनकी रिटर्न कंप्लेन जो है उसको लेने से स्टार्टिंग मना कर देते हैं, और बाद में फिर
जब उनके नीबर्स उसको जो प्राइमा फेसी जो विटनेस थे वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, उन्हें घाव दिखाते तब भी बिलीव नहीं करते, बट जब जो उनके नेबर हैं, उनके पड़ोसी हैं जो मोहन के, वो इंसिस्ट करते हैं, तब वो रिटन कंप्लेन लिख लेते हैं और कहते हैं कि कांस्टेबल को कल भेजूंगा और साथ ही साथ इसका इन्वेस्टिगेशन हम शुरू कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कहते हैं। तो ये देखिए कि एक इससे पता चलता है कि एक छोटे फार्मर्स के साथ कितना कुछ उसको सहना पड़ता है एक सच्चाई के इंसिडेंट के लिए भी। अब चलते हैं अगला, इसी केस का जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो जमीन के जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेनेंस करने का काम किसका है, किस तरीके से वो मेंटेन होता है, क्यों वो मेंटेन किए जाते हैं ताकि झगड़ा उत्पन्न ना हो, वो सब हम देखेंगे। You saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. उनका आर्गुमेंट क्या था कि उनकी जो कॉमन बाउंड्री है, बंद जिसको बोलते हैं और देहाती भाषा में डोल जिसको कहते हैं, वो शिफ्ट हो गई। उनकी जो कॉमन बाउंड्री थी उसको शिफ्ट हो गया, ऐसा दोनों के आर्गुमेंट थे। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in peaceful manner? कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत वे उस झगड़े को शांतिमय तरीके से सुलझा लें? Are there record that shows who owns what land in the village? What land in the village? तो क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके तहत वो जान पाए कि वो लैंड जो थी वो है किसकी, वो कॉमन बाउंड्री जो है वो किसकी तरफ है, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास इलीगल है, किसके पास लीगल अधिग्रहण है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन, किस तरीके से होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जमीन है उसकी नपाई और साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम किसका है, ये काम है पटवारी। आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा अपने गांव के रेस्पेक्ट में कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है गांव के, वो सब कौन मेंटेन करता है, कौन उसके मेजरमेंट करता है, पटवारी। पटवारी को कुछ लोग कुछ जगह लेखपाल भी बोलते हैं, जैसे यूपी की बात करूं तो लेखपाल ही बोलते हैं, पटवारी भी बोलते हैं। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, इन सम विलेज सच एज ऑफिसर्स आर, कुछ जगह लेखपाल कहते हैं, कुछ जगह कानून को भी इसको बोल देते हैं, कर्मचारी भी बोल देते हैं, या फिर विलेज ऑफिसर भी इसको बोलते हैं किसी किसी जगह। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, हम इसको पटवारी के तहत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेज, जो हर एक पटवारी है वो कुछ गांवों के समूह के प्रति उत्तरदायी होता है, उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ग्रुप ऑफ विलेजेस की रिकॉर्ड मेंटेन करने की, वहां के लैंड के मेजरमेंट्स करने की, उस पटवारी की एक जिम्मेदारी है। तो पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, वो मेंटेन करता है और अपडेट करता है। अपडेट क्या, किसी ने कोई जमीन खरीदी है तो उसको अपडेट करेगा, किसी ने कोई जमीन बेची है तो उसको अपडेट करेगा। साथ ही साथ जमीन पे कोई कुआं खुदा है, कोई पेड़ लगा है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, कोई रोड बना है, तो उसको भी वो मेंटेन और अपडेट करता है, वही पटवारी का काम भी है। द मैप एंड द corresponding details from the register on the next page are a small part of reports kept by पटवारी। हम देखेंगे किस तरीके से पटवारी उसको मेंटेन करता है। पटवारी यूजुअली हैज द वेज, उसके पास कुछ तरीके होते हैं वहां की एग्रीकल्चर जो फील्ड है, जो कृषि के जो मैदान है उनको नापने के जो एक कुछ तरीके होते हैं। इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन आपने देखी होगी, जो ग्रामीण से परिवेश से जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट हैं, उनको ये बात कनेक्ट हो पा रही होगी कि मैं किस लॉन्ग चेन की बात कर रहा हूँ। उसको जनरली जो नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट है उसमें जरीफ कहा जाता है। जरीफ, जरीफ एक वर्ड है, जरीफ, उस लंबी जो चैन है उसको जरीफ कहा जाता है। उस जरीफ के थ्रू वो लैंड का मेजरमेंट इजीली हो जाता है और पटवारी जनरली उसको अपने बैग में रखता है। इन द अबव इंस्टेंस पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ, और ऐसा कुछ अगर घटना होती है तो पटवारी को क्या करना चाहिए था, मोहन और रघु के फील्ड की नपाई करता, दोनों की कंपैरिजन करता अपने एक्चुअल रिकॉर्ड से। अगर किसी की फील्ड एक्चुअल रिकॉर्ड से कम है तो उसको पूरी करो, और अगर किसी का फील्ड एक्चुअल रिकॉर्ड से ज्यादा है तो जिसके पास ज्यादा है लीगल से उसकी घटाओ और जिसका कम है उसको दे देता। तो ये क्या होता कि एक अच्छा तरीका होता उस झगड़े को सुलझाने का, और ना कोई लड़ाई थी ना झगड़ा था। इफ दे डिड नॉट मैच देम इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज चेंज, और अगर वो रिकॉर्ड के साथ वो मेजरमेंट मैच ना होती तो इससे पता चल गया था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था कि हाँ लैंड में कुछ चेंज हुआ है। द पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है पटवारी की, साथ ही साथ पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो जमीन से जुड़ा हुआ राजस्व है
वो भी कलेक्ट करने का काम पटवारी का ही है, जो किसानों से वो कलेक्ट करता है। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, और साथ ही साथ वो क्या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर केप्ट, और ये किस तरह किया जाता है, जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि पटवारी उन रिकॉर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करे, मेंटेन करे, जो कलेक्ट करनी है चीजें उसे कलेक्ट करे। साथ ही साथ आपने सुना भी होगा कि पटवारी का एक और काम है कि उस गांव की, जिन गांव के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका बर्थ रिकॉर्ड और जो डेथ रिकॉर्ड है मेनली, वो मेंटेन करता है, ताकि जो लैंड है, अब लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एंसेस्टर टू एंसेस्टर फ्लो करती है। जैसे जनरेशन 1 है तो जनरेशन 2 के पास जाएगी, डिवाइडेशन होगा लैंड का। अब इस लैंड के रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, जो लैंड उस एरिया के, जो उस विलेज के जो पर्सन है, अगर वो कोई डेथ कर जाता है तो इसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, पटवारी। और जो उसकी भूमि है उसको फिर डिवाइड कर देगा उसकी सेकंड जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। पहले जनरली बेटों को ही दिया जाता था हक, बट अब जब से रूल चेंज हुए हैं 2005 से, तो अब क्या होता है कि ना केवल बेटी बल्कि उनके जो माँ है या बीवी है, उस पर्टिकुलर पर्सन की वाइफ है, उसको भी जमीन मिलती है, हिस्सादारी मिलती है जमीन में। और कुछ चेंजेस क्या हो सकते हैं, एक तो जो फसल जो उगा रहे हैं उसका मेंटेन पटवारी करेगा, डेथ रिकॉर्ड के साथ उस जमीन का बंटवारा पटवारी करता है जनरली, और साथ ही साथ कि अगर कोई कुआं वगैरह जो खुदा है, कोई पेड़ वगैरह लगा है, वो सब भी पटवारी मेंटेन करता है, ताकि उस जगह की एक सही प्रॉपर पहचान वो कर सके। एक छोटा सा रिकॉर्ड ही दिया गया, और इस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, इस रिकॉर्ड को बोलते हैं खसरा। खसरा खतौनी आपने सुना होगा। तो खसरे से पता चलता है कि किसी जो पर्टिकुलर प्लॉट है, जो एग्रीकल्चर प्लॉट है, वो कहाँ स्थित है, क्या उसका कोड है, कोड से ही डायरेक्ट हम उस मैप तक उसके पहुंच जाते हैं, और कितना उसकी मेजरमेंट है वो सब उसमें लिखा होता है जनरली। तो खसरे का रिकॉर्ड जो है वही पटवारी मेंटेन करता है, उसको अपडेट करता है रेगुलरली, और अन्य कोई इंफॉर्मेशन अगर आती है तो उसको मेंटेन करेगा, कलेक्ट करेगा और मेंटेन करेगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, जैसे क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। जैसे हम एक इसकी देख लेते हैं, एरिया इन हेक्टर 0.75 किसके नाम से है, मोहन के नाम से, राजा राम के बेटे हैं, और विलेज क्या है इनका, अमरपुरा। अगर इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, अगर किसी अन्य फार्मर को उन्हें रेंट दिया है या फिर ठेकेदारी पे दी है जमीन को, या रेंट पे कोई टेनेंट फार्मर है उनके यहाँ पे, तो वो है नहीं, वो खुद ही किसान है और खुद ही अपनी जमीन बोते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई क्रॉप जो उसने उगाई है वो क्या उगाई है, वो भी देख लेते हैं। सोयाबीन उन्होंने फसल उगाई है, कितने एरिया में, पूरे के पूरे 0.75 हेक्टेयर में उन्होंने ये क्रॉप उगाई है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास सपोज 2 हेक्टेयर जमीन है, आपने 1 हेक्टेयर पे तो शुगर केन की क्रॉप लगाई, और 1 हेक्टेयर आपने फोडर के लिए रख लिया, गेहूं के लिए रख लिया, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन पटवारी करता है। आगे बढ़ते हैं, और ये एक आप हल्का सा पटवारी का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहां से। जैसे पटवारी ने मार्किंग के लिए क्या क्या रखा है, जैसे बाउंड्री कहां पे है, अगर कोई कुआं है तो वो, अगर कोई गवर्नमेंट ग्रासलैंड है, चारागाह जिसको बोलते हैं वो है तो वो, कच्चा रोड अगर कोई आसपास से गुजरता है उस पर्टिकुलर प्लॉट के तो वो देखते हैं, पक्का रोड अगर कहीं है तो वो भी, और अगर पेड़ वगैरह कहीं है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन पटवारी करता है, ताकि एक सही आइडेंटिफिकेशन मार्क उसकी की जा सके, उस प्लॉटिंग की जा सके। आगे देखते हैं, एंड कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इस पर्टिकुलर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रैक करने का काम किसका होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो राजस्व विभाग है सरकार का। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज पटवारीज वर्क, और जो सीनियर अधिकारी हैं पटवारी से, वो उसके काम को सुपरवाइज करते हैं। कैसे, ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, सभी जो राज्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, और जो संबंधित मामले हैं, लैंड से संबंधित मामले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या है, सब डिवाइडेड होते हैं। और इस सब डिवीजन क्या है डिस्ट्रिक्ट का, नोन बाय डिफरेंट नेम, जैसे कि तहसील, तालुका, इसमें सब डिवीजन होता है उनका। एट द हेड इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो हेड है इसके सबसे टॉप के जो अधिकारी हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसीलिए ये कलेक्टर जो वर्ड है वो रिवेन्यू से रिलेटेड है, लैंड का रिवेन्यू, अन्य जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट कराने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। अंडर हर आर रेवेन्यू, उसके नीचे कुछ राजस्व अधिकारी होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, तहसीलदार। आपने वर्ड सुना ही होगा।
इस तहसीलदार के नीचे काम करते हैं कानूनगो और फिर पटवारी। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, उनको झगड़े भी सुनने होते हैं अगर लैंड से रिलेटेड कोई झगड़ा है, और पटवारी को सुपरवाइज भी करते हैं उसके काम के लिए। एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और क्या इंश्योर करते हैं कि एक तो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है, कुछ अपडेशन है तो उसमें अपडेशन है, और जो जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो भी तहसीलदार लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ना केवल लैंड रिवेन्यू बल्कि रुके हुए बकाया बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो सकते हैं, पानी के बिल हो सकते हैं, रजवाओं के बिल हो सकते हैं, जो कैनाल सिस्टम है उनके बिल हो सकते हैं, वो भी काम तहसीलदार तहसील के थ्रू पटवारी या अमीन के थ्रू सुनिश्चित कराता है, जो रिवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं अमीन। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो स्टूडेंट, और ये अन्य काम है पटवारी के। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दे मेक श्योर दैट फार्मर कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, और जो किसान है उसको उसके जो लैंड रिकॉर्ड है उसकी कॉपी मिल सके। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी पटवारी का काम, उसमें पटवारी एक सुपरवाइज का काम करता है। तहसीलदार ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड, तहसीलदार का जो ऑफिस है उसका जो कार्यालय है वो लैंड डिस्प्यूट, जमीन से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनको सुलझाने का काम भी वो करता है। फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन, जो किसान है उसको जरूरत पड़ती है अपने जो लैंड का टुकड़ा है उसकी एक कॉपी की, क्यों, मैप के साथ, और उसके लिए वो स्मॉल फीस भी देता है, खसरा खतौनी निकलवाने के लिए वो एक स्मॉल फीस भी देता है। जो लैंड रिकॉर्ड है वो तो खसरा बोलते हैं, जो मैप है उसको खतौनी बोलते हैं। However, this information is not easily made available. Farmers sometimes have to face many problems. कुछ समस्याएं भी उसको हो सकती है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना हो या प्रशासनिक अधिकारी उसकी मदद ना कर रहे हो तहसील में जाके, बट जनरली ऐसा होता नहीं है और इजीली काम हो भी जाता है। आजकल ऑनलाइन का जो जमाना है, ऑनलाइन जो सर्विस डिलीवरी हो रही है हमारे गवर्नेंस के पार्ट में, तो उससे ये चीज़ बड़ी आसान हो गई है। अब जो हर एक गाँव में आपने सुना होगा जो केंद्र होते हैं, कंप्यूटर के जो केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं CSS, उसके थ्रू क्या होता है कि आराम से आप अपनी खसरा खतौनी निकलवा सकते हैं। अगर उसको अटैच कराना है तो आप तहसील से उसे अटैच भी करा सकते हैं। इन सम स्टेट रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड, जैसे कि मैं बता रहा था कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो गए हैं। ऑल्सो केप्ट एट पंचायत ऑफिस, और पंचायत ऑफिस में भी रखे जाते हैं, सो दैट दे आर मोर इजिली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड, जिससे वो और आसानी से अवेलेबल हो सके, मुहैया हो सके, और साथ ही साथ इजिली वो अपडेट भी किए जा सके। When do you think farmers may require copy of this record? कब कब फार्मर्स को इस रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत जनरली पड़ती है? कब? यदि उस फार्मर को कोई प्लॉट लैंड का खरीदना है किसी अन्य फार्मर से, तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर उसको अपना प्लॉट का जो टुकड़ा है वो बेचना है, भूमि का टुकड़ा है वो बेचना, तब भी जरूरत पड़ेगी उसकी। यदि उसे लोन लेना है बैंक से, तो एज ए सिक्योरिटी वो उसको रख सकता है अपने जमीन के टुकड़े को। अब फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर, अगर उसको फर्टिलाइजर परचेज करना है अपने फील्ड के लिए, KCC के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है वो आपके लैंड की सिक्योरिटी के आधार पर ही बनता है। अब फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, अगर कोई किसान अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांटना चाहता है तो उसके लिए भी उसको उसका लैंड का रिकॉर्ड जो है, उसका लैंड का मैप जो है वो चाहिए, उसकी कॉपी उसको रखनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। न्यू लॉ, जिसकी मैं बात बता रहा था कि अब केवल जो बेटे हुआ करते, बेटे को पहले हक था अपनी पिताजी की संपत्ति से डिवाइडेशन लेने का हक था। अगर समझो किसी के 4 बेटे हैं तो चारों के नाम बराबर बराबर जमीनें आ जाएंगी। समझो इन 4 के साथ में 2 डॉटर भी थे उनके, तो पहले क्या था, बेटियों को मिलती नहीं थी। पर अब क्या होता है कि 4 बेटों को तो मिलेगी ही, 2 बेटियों को भी मिलेगी, साथ ही साथ उस किसान की जो वाइफ है उसको भी वो लैंड का टुकड़ा इक्वली डिवाइड होके मिलेगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट का नाम है जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इसमें एक रिसेंट चेंज ये भी हुआ है कि चाहे लड़की की शादी हुई हो या ना हुई हो, साथ ही साथ पिता की मृत्यु उसकी शादी से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, उससे कोई मैटर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए डिसीजन के हिसाब से लड़की चाहे शादीशुदा हो या कवारी हो, उसकी शादी
पिताजी के मृत्यु के पहले हुई हो या बाद में हुई हो, उससे कोई मैटर नहीं, आपको आपकी जमीन का हिस्सा मिलेगा। और इसको सुनिश्चित करने का काम भी पटवारी का ही होता है जनरली। ऑफन व्हेन वी थिंक अ फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जब हम भूमि की ओनरशिप की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो कोई आदमी होगा फार्मर। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। और तो क्या देखा जाता है कि वो काम करने वाले एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह काम करती है, एंड नॉट एज ए पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। और ऐसा नहीं कि वो एग्रीकल्चर लैंड को ओन करती हो। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड। कुछ समय पहले तक कुछ राज्यों में जो औरतें हैं उनको जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग द सन। और पिता की मृत्यु के बाद केवल बेटों में ही वो जमीन बराबरी से बट जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। रिसेंटली द लॉ है चेंज। और ये जो कानून है वो बदल दिया गया है। इन न्यू लॉ, जो नए कानून है उसमें बेटों को, बेटियों को और उनकी माता को, जो उन बेटों की माता है, इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर। बराबरी का जो हिस्सा है उस जमीन में उनको मिलेगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। और यही जो नियम कानून है वो सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेश में, देश के, वो बराबरी से लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। This law will benefit a large number of women. For example, Sudha, eldest daughter of an agricultural family, she is married and lives in a neighboring village. अब ये जो औरतों के लिए जो एक कानून बना है ये बड़े तरीके से उनको बेनिफिट करेगा, उनको फायदा करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है सुधा का। वो क्या है, अपने पिताजी की सबसे बड़ी बेटी है, एग्रीकल्चर फैमिली उनकी है, कृषि परिवार है उनका। शी इज मैरिड और शादीशुदा है। और कहाँ रहती है, एक पड़ोस के गाँव में वो रहती है, पड़ोस गाँव में उसकी शादी हो गई है। उसके पिता की मृत्यु के बाद सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद फार्मिंग वर्क। सुधा कभी कभी अपनी माता की कृषि कार्यों में सहायता करने आ जाती है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी। उसकी माता ने पटवारी से क्या कहा, टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी माता ने कहा कि उस रिकॉर्ड में उसके नाम के साथ साथ, माता के नाम के साथ साथ सभी बच्चों के नाम भी वो उसमें रजिस्टर कर दे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और सुधा की जो माता है उसके छोटे भाई बहनों की मदद से अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रही है। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद एश्योरेंस। और सुधा को भी क्या एश्योरेंस है, दैट इफ शी एवर हैज अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। और कभी अगर कोई समस्या उसको आती है सुधा को, तो उसके पास एक भूमि का टुकड़ा है जो कि उसका अपना है। उसका वो किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, लोन लेने में यूज कर सकती है, उसको बेच सकती है अगर उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम है, असिस्टेंट चाहिए, तो वो सब काम सुधा कर सकते हैं क्योंकि अब वो सुधा के नाम है। अदर पब्लिक सर्विसेज, एक सर्वे ले लेते हैं। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ प्रशासनिक कार्य जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में हमने देखा। पर्टिकुलरली किसमें, रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण परिवेश है उसमें जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हमने देखा। पहला जो एग्जाम्पल था वो किससे था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरा जो काम था वो था मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। पहला जो हमने काम देखा वो कानून और प्रशासन को जो लॉ एंड मेंटेन करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो उनका दायित्व है उसके बारे में देखा। और दूसरा जो जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के बारे में हमने देखा। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या एग्जामिन किया कि पुलिस का रोल क्या है, और दूसरे में बात करूं तो पटवारी का रोल क्या है। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाई अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। और ये वर्क जो है, जितना कार्य है लैंड रिकॉर्ड का, वो सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाता था, तहसीलदार के द्वारा। पुलिस की बात करूं तो एसपी के द्वारा। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विस। और हमने देखा कि लोग इन सेवाओं का फायदा कैसे उठा सकते हैं, कुछ समस्याएं भी उनको फेस होती है इसमें। और ये सर्विसेज, दिस सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ। और नियम कानून के अनुसार ये सर्विसेज यूज की जाती हैं, दैट हैव बीन फ्रेम फॉर देम, जो उनके लिए बनाए गए हैं। यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज। अन्य कई आपने जो पब्लिक सर्विसेज देखी, जो लोगों के लिए जो सर्विसेज हैं और फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं अलग अलग विभागों द्वारा सरकार के। तो ये सब हमने देखा कि सरकार किस तरीके से लोगों को सेवाएं मुहैया कराती है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हो। वो बात अलग है कि प्रशासनिक अधिकारी उसको कितनी ईमानदारी, कितनी लगन, कितनी मेहनत से उसको फॉलो करते हैं।
मगर साथ ही साथ हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये सेवाएं आपके लिए हैं, ग्रामीण परिवेश में लोगों को रहने के लिए है, कि उस झगड़े को कितनी आसानी से सुलझाया जा सकता था अगर वो पुलिस के पास ना जाके, या फिर पुलिस से पहले ही अगर मैं बात करूं डायरेक्ट आर्गुमेंट ना करके पटवारी को बुला लिया जाता, पटवारी उसको चेक करता, देखता कि कहीं किसी रिकॉर्ड में अगर कोई खामियां है, रिकॉर्ड से एक्चुअल जो जमीन है वो मैच नहीं कर रही, तो वो उसका निपटारा बहुत आसानी से करा सकता था। और निपटारा कराने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स का खासतौर से जो लैंड डिस्प्यूट है उसके लिए जगह जो है, अगर कोई लैंड डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उसके लिए क्या है, तहसीलदार का ऑफिस, जो ऑफिस ऑफ तहसीलदार है वहां पे लैंड डिस्प्यूट सेटल होते हैं। उसमें पटवारी अपने रिकॉर्ड दिखाता है, साथ ही साथ जो अपडेटेड रिकॉर्ड है वो दिखाता है, तो इससे क्या होता है, लैंड डिस्प्यूट सेटल हो जाता है। तो हमने देखा कि ग्रामीण जो प्रशासन है वो किस तरीके से वर्क करता है, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आगे चल के चैप्टर्स में और अन्य क्लासेस में हम और बड़े लेवल पे समझेंगे कि पंचायती राज से जुड़े हुए जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो ग्रामीण प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। सो आज की क्लास में इतना ही। आपके फीडबैक, आपके जो डाउट्स हैं वो वेलकम है, आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए वेदांत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और अगर और ज़्यादा अच्छा लगे इस चैनल को तो हमें आप सुझाव भी आपने दे सकते हैं, किस तरीके से पढ़ाएं, क्या और इम्प्रूवमेंट्स करें। धन्यवाद।